So hello dear students. Now today I have to start the next lecture of the chemical kinetics, that is the determination of the rate constant and the order of reaction. Okay. So now we have to calculate the rate constant and order of the reaction by the given data. So now let us check some example of this. Let us take one example, and here is the example. Let us suppose I write the one example for you. Here this. Let us suppose here is time is given in second, that is 0, 30, 60, 90, and here the concentration. क्या चीज बेटा? Concentration. Time 0, let us suppose it is 0.8, 0.6, 0.4. Concentration is in mole per liter. Okay? And here is 0.2. ठीक है? तो किसी गिवन डाटा से बेटा हम लोग कैसे रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे, आज हमें उसके बारे में देखना है। ये टॉपिक तुम्हारा रिलेटेड है आईटी जेईई और नीट से, ठीक है? तो इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं आता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे इसके बिहाफ पर। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा तो हमारे पास देखो रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक होता है आपका फार्मूला सब्स्टिट्यूशन मेथड, फार्मूला सब्स्टिट्यूशन मेथड। Okay, the second is graphical method. The second is graphical method, and the third is half-life method. थर्ड क्या है बेटा? half-life method. ठीक है? तो आप लोग देखते हैं फार्मूला सब्स्टिट्यूशन से। तो फार्मूला सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमें सबसे पहले तो हमें सबका फार्मूला पता होना चाहिए। याद है जीरो ऑर्डर के लिए आपका केमिकल काइनेटिक्स में जो फार्मूला था वो क्या था बेटा? बोलो। K इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन T। बोलो यही तो था, ठीक? अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोले तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका क्या था? K इक्वल्स टू 2.303 log R0 अपॉन R अपॉन T, ठीक है? तो ये दो आपके फॉर्मूले थे, ठीक है? एक जीरो ऑर्डर से रिलेटेड और एक फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पास फार्मूला सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कैसे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे वो देखना। लेट अस सपोज हम लोगों ने इधर से दो डाटा उठा लिया, ठीक है बेटा? और हम लोगों ने इधर से दो डाटा उठा लिया, ठीक है? एक टाइम इंटरवल था 0 से 30 का, एक टाइम इंटरवल था 60 से 90 का, है ना? तो देखो यहाँ पास अगर मैंने जीरो ऑर्डर में, देखो यहाँ पास अगर जीरो ऑर्डर की इक्वेशन ये रही, है ना? यहाँ पास देखो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? दिस। और यहाँ पास फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? दिस, ठीक? तो हम लोग R0 माइनस R कर देंगे और अपॉन T कर देंगे यहाँ पास, ठीक? इस डाटा के लिए 0 से 30 के लिए, ठीक है? कुछ ऐसे K इक्वल्स टू क्या चीज? ये आपका क्या है? R0 है और ये क्या है? R है, ठीक? इस टाइम इंटरवल पर तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? K इक्वल्स टू R0 की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.8 माइनस 0.6 अपॉन क्या चीज? टाइम 30। अब टाइम इंटरवल ये हम लोगों ने टाइम इंटरवल जो लिया था वो 0 से 30 के बीच का लिया था, ठीक? अब लेट अस सपोज हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है? 60 से 90 का, तो इसके लिए R0 ये है और इसके लिए R ये है। यहाँ पास वैल्यूज रखोगे तो यहाँ पास R0 की वैल्यू है 0.4, ये है आपका 0.2 अपॉन कितना? यहाँ पास भी टाइम इंटरवल का गैप कितना है? 30। यहाँ पास जो टाइम इंटरवल की वैल्यू ली थी हमने कहाँ से कहाँ तक ली थी? 60 to 90 के बीच में ली थी। तो अगर मैंने मान लो K की वैल्यू एक इस डाटा को लेकर एक इस डाटा को लेकर हमने कैलकुलेट किया है, तो अगर यहाँ पास K की वैल्यू और यहाँ पास K की वैल्यू अगर सेम आ गई, ठीक है? तो आपका ये जो आपका रिएक्शन है, गिवन डाटा है या गिवन रिएक्शन है, वो किसका है? आपका जीरो ऑर्डर का।
आ रही बात समझ में? और लेट अस सपोज अगर मान लो नहीं आई, यहाँ पास k की वैल्यू और यहाँ पास k की वैल्यू सेम नहीं आई, तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर का नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में इसी तरह से वैल्यूज को पुट करेंगे, आर नॉट अपॉन आर और t की वैल्यू दो बार इसी तरह से हम लोग इक्वेशन लेकर पुट करेंगे। अगर k की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर में अगर सेम आ गई तो इसका मतलब बेटा यहाँ पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में k की वैल्यू अगर सेम आ गई दो वैल्यूज लेने पर, तो यहाँ पास ये जो रिएक्शन था वो किसका था, आपका फर्स्ट ऑर्डर का था। मान लो इसमें भी नहीं आया, ठीक है ना, हम लोगों ने कितना ही पढ़ा। तो अगर जीरो ऑर्डर के इक्वेशन में भी पुट करने पर नहीं आया और फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में भी पुट करने पर नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर है वो किसका है बेटा, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है। किसका है, सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है। और मान लो अगर आ गया तो ये जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर में k की वैल्यू सेम आ गई तो ये जीरो ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर में अगर k की वैल्यू सेम आ गई तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला सब्स्टिट्यूशन में वैल्यूज रख के हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या चीज, ग्राफिकल मेथड। क्या चीज, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के बारे में हम लोग चलो थोड़ा सा जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड में हमारा क्या होगा, क्या करना है हमें वैल्यूज के साथ, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीन तरीके हैं, आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आओ देखते हैं ग्राफिकल मेथड सेकंड, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पास क्या था बेटा, ग्राफिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपका लेट अस सपोज एक तरफ आपका है कंसंट्रेशन और एक तरफ है टाइम, ठीक है। हमें ग्राफ को देखकर हमें बताना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ग्राफ को देखकर बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है इससे रिलेटेड हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें ग्राफ प्लॉट करने पर हमें डिफरेंट कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो ये उस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ पास अगर इसके लिए कंडीशन क्या है देख लो। कंडीशन है आपका कि अगर log A वर्सेस T ग्राफ, क्या चीज बेटा, log A क्या है आपका कंसंट्रेशन है ना, A क्या है आपका कंसंट्रेशन। अगर log A वर्सेस T ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, देन दिस इज व्हाट, देन दिस इज आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। कैसा, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। यानी हम लोग हर जगह पे ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पर एक ही जगह रखोगे तो यहाँ log A की वैल्यू निकल आएगी, फिर यहाँ पर log A की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर log A की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर log A की वैल्यू निकालोगे और हर कंडीशन पर टाइम दिया हुआ है और उससे रिलेटेड आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे। अगर इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन हुई तो इसका मतलब इस वैल्यूज पर, इन डाटा पर आपका ये जो रिएक्शन है वो क्या है, आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। अब हम लोग सेकंड ऑर्डर का देखते हैं। सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए दिस इज बेटा 1/A वर्सेस T ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। मान लो कि अगर log A वर्सेस T ग्राफ पर log A वर्सेस T की वैल्यू आपने इस कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट की तो अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आई इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है। फिर आप क्या करोगे, 1/A मतलब कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पास 0.8, आप क्या करोगे 1/A की वैल्यू निकाल लोगे, इस पर निकालोगे 1/0.8, आप 1.6 पर निकालोगे तो 1/A, दिस इज 1/0.6, टाइम की वैल्यू वैसे ही रहेगी। तो अगर 1/A वर्सेस टाइम ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, देन दिस इज व्हाट, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन, ठीक है बेटा। IIT JEE और नीट का सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है, आपके NCERT इसको कवर करके नहीं ले जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नीट वाले बच्चे बेटा IIT JEE की जो तैयारी कर रहे हैं वो देखिएगा, एडवांस की क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर अगर मान लो थर्ड ऑर्डर के लिए बताया, ये सब कंडीशन दी ही नहीं है उसमें, NCERT में ये सब कंडीशन दी ही नहीं है, ठीक है। अब मिल जाएगा सपोज अगर थर्ड ऑर्डर का है तो यानी 1/A² वर्सेस अगर T ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, मतलब अगर इस पर भी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो आप 1/A² चेक करोगे, मतलब 0.8 का स्क्वायर करके तब आप 1/A² निकाल लोगे, ठीक। और वर्सेस T ग्राफ आप पुट करोगे तो अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो ये कैसा है आपका थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। और अगर जीरो ऑर्डर के बारे में अभी हमने कोई बात ही नहीं किया, तो जीरो ऑर्डर में अगर A वर्सेस T, सिंपल A वर्सेस T ग्राफ, ठीक है, मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, मतलब
आप सिंपल ये ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हो, ठीक, कुछ नहीं करना, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और इट मस्ट बी अगर स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पास ये ऑर्डर क्या होगा आपका, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, नाउ वी हैव टू go through the next topic, that is what we have to go through the next topic, that is half life method। अब बेटा हम लोग हाफ लाइफ मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ मेथड की बात करोगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ठीक है, अब अगर हम लोग हाफ लाइफ मेथड की बात करेंगे, क्या चीज बेटा, हाफ लाइफ मेथड। ठीक, अब देखो अगर हम लोग हाफ लाइफ मेथड की बात करेंगे, यहाँ पास हाफ लाइफ मेथड में आप देखो, चलो देखते हैं हाफ लाइफ मेथड। अब देखो हाफ लाइफ मेथड में जब हम लोगों ने टी हाफ की वैल्यू निकाली थी, तो हमने फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए भी निकाली थी, सही है। ठीक, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाली थी, हम सेकेंड ऑर्डर तक नहीं गए थे, लेकिन हम यहाँ पास तुम्हें चूंकि जेई तक का क्वेश्चन आता है, तो मैं यहाँ पास सेकेंड ऑर्डर में हम लोग बता देते हैं कंडीशन। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने जब टी हाफ की वैल्यू जीरो ऑर्डर पर निकाली थी, तो हमने देखा था कि यहाँ पर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन आया था। ठीक है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन आया था। दूसरा, आपने जब फर्स्ट ऑर्डर में निकाला था, तो यहाँ पास ये आया था, याद है, टी हाफ इज प्लस टू 0.693 अपॉन के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा था, यानी टी हाफ इज नॉट इक्वल टू व्हाट, किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन का, नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है ना, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अगर सेकंड ऑर्डर के लिए देखना है, तो ये टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक, ये हो गई कंडीशन हाफ लाइफ की। क्या हो गई, कंडीशन हो गई हाफ लाइफ की। अब इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो चेक करना बेटा बहुत आसान है इसका। ठीक है ना, ये भी देख लो, चेक कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, चेक करने के लिए हमें बेटा कुछ नहीं करना। देखो लेट अस सपोज हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन आपका ये, आप देखो ध्यान से, यहाँ पास इस तरह से, यहाँ पास ये कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0.8 ज़्यादा होता है कि 0.6 ज़्यादा होता है ना, तो कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कंसंट्रेशन अगर यहाँ पास लगातार इंक्रीज हो रहा है, टाइम के बिहाफ पर टाइम बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ बढ़ रहा है, यहाँ पास टाइम बढ़ रहा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये जो गिवन रिएक्शन था वो किसका था, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, आसान था ना। अब यहाँ पास हम लोग अगर लेट अस सपोज ये चेक करते हैं कि डाटा में टाइम बढ़ रहा है, फिर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ और है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि टी हाफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये रिएक्शन क्या हो जाता, ये आपका हो जाता फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, अब आओ हम लोग देखते हैं सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर में टी हाफ इज इनवर्सली, मतलब टाइम बढ़ता तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है, घट जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन जो बढ़ रहा है वो अगर घटने लगता, तो ये ऑर्डर कैसा होता है आपका, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू योर IIT JEE और नीट एग्जाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान है तो समझ लीजिए आपका 4 नंबर आपके पास आ गया IIT JEE और नीट का। आ रही बात समझ? आओ बेटा देखते हैं नेक्स्ट आपका, हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक को मुझे इंट्रोड्यूस करना था आप लोग को, ठीक है ना, ताकि जो बच्चे नीट और IIT वाले हैं, ठीक है ना, उनको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप ये कह सको कि हाँ हमारे सर ने पढ़ाया था इसको। ठीक है, चलो बेटा देखेंगे हैं आपको। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल्स। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं NCERT का। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 की पावर -3 1.15 into 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो बोला हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट हाउ लॉन्ग will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram take to reduce to कितना बेटा 3 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है, चलो लिख लेते हैं। के की वैल्यू कितनी दी है आपका 1.15 into 10 की पावर -3। ठीक, क्या चीज सेकेंड इनवर्स, क्या दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। तो ये क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है R नॉट आपका 5 ग्राम है और ये रिड्यूस होकर कितना R हो जा रहा है आपका 3 ग्राम हो जा रहा है। क्या बेटा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है हाफ लाइफ, अगर हम हाफ लाइफ का इक्वेशन तब लगाते हैं जब ये 5 ग्राम से 2.5 ग्राम हो रहा होता है, यहाँ कितना हो रहा है 3 ग्राम हो रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हाफ नहीं हो रहा है, इस वजह से हम लोग पूरी इक्वेशन लगाएंगे। और इक्वेशन थी आपकी याद होनी चाहिए आपको, क्या चीज बेटा T half is equals to 2.303 log R नॉट अपॉन R अपॉन क्या चीज के, यही तो था। आप वैल्यूज रख देते हैं, जब वैल्यूज रखोगे बेटा 2.303 लॉग, ठीक है R नॉट कितना है 5, ये कितना है 3 अपॉन के की वैल्यू कितना दिया 1.15 into 10 की पावर -3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है देखो डिवाइड होगा ना 5/3 ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यहाँ पास बेटा टी की वैल्यू, अच्छा टी हाफ नहीं लिखेंगे ये भी ध्यान रखिएगा, हाफ तब लिखते हैं टी हाफ तब लिखते हैं जब आपका क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का फाइनल कंसंट्रेशन हाफ हो रहा होता है। तो यहाँ पास टाइम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 444 सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आ रही बात समझ में, कितना आया 444 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करने पर आया 444 सेकेंड। ठीक, चल देखो बेटा नेक्स्ट, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है मैं देख रहा हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास से आपको ये रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं सही करके दूंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई स्टूडियो में, तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. Amount is 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, if the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. Calculate the rate constant of the reaction. क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, देख लो, समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लेते हैं कैसे आसान है, न्यूमेरिकल कोई भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वो चाहे आईटी चाहिए हो चाहे पीसीएस का एग्जाम का हो, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो जो भी आप लेक्चर्स पढ़ते हैं थ्योरेटिकल लेक्चर्स,
उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है ना, और जहाँ पे डाउट हो उसको पूछ लेना ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी अमाउंट इज 60 मिनट्स, यानी यहाँ पर देखो टी हाफ की वैल्यू दे रखा है 60 मिनट्स, बोला है SO2Cl2 अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जा रहा है, इसका मतलब R नॉट इक्वल्स टू, ठीक, R इक्वल्स टू R0/2, सही है ना। ये देख फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो गया, हाफ हो गया, सही है बेटा। नेक्स्ट है टी हाफ की वैल्यू निकाल कर डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। क्या पता करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करना है। क्या बोला है, डिकम्पोजिशन कैसा है आपका, डिकम्पोजिशन बेटा फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, कोई दिक्कत। आओ देखते हैं। तो पहले फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ा था टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, इसको इधर कर दिया जाए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू टी हाफ, दिस इज 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 मिनट्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अच्छा मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया जाए क्या, बोलो, मिनट्स को हम लोग सेकंड में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये कितना लिखोगे आप, 3600 सेकंड, सही है ना, कितना लिखोगे 3600 सेकंड, सही है। तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -4 सेकंड, ठीक है, सेकंड इनवर्स, ठीक है, कितना आएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पास हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना, ठीक है। ये तो एक मेथड हुआ चूंकि यहाँ पास हाफ लाइफ दिया था, मतलब अगर यहाँ पास हाफ लाइफ ना देता तो यहाँ पास हम लोग के की वैल्यू ऐसे पता करते, के इक्वल्स टू 2.303, ठीक, लॉग R0 अपॉन R अपॉन क्या, टी की वैल्यू 60 रखते, मिनट था ना R0, ठीक है, तो ये रहा के 2.303 लॉग R0 की जगह R हो जाएगा, इसकी जगह क्या था R0/2, सही है ना। ये देखो R0 से R0 कैंसिल, log 2 की वैल्यू आ जाती और 60 मिनट को सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर देते, ठीक है, तब भी यहाँ पास इतनी ही वैल्यू आती जितनी आपने यहाँ पे कैलकुलेट की, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया क्या चीज। तो आपको जब आसान तरीका मैंने इसीलिए बताया था डेरिवेशन, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई अच्छा न्यूमेरिकल मिल जाता है तो आप आसान तरीके से आप उसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर सको, क्योंकि IIT JEE और नीट बेटा टाइम का गेम होता है, टाइम का गेम होता है। टाइम अगर आपने बचाया तो आप अधिक से अधिक वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और वो डिपेंड करता है आपने कैसे पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम सीट पर बैठे हो, ठीक है। तो चलो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान, ठीक है, लगेगा आपको टफ लेकिन मैं आपके लिए आसान कर दूंगा, ठीक है। चलो और देखते हैं। क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव decay of 14C is 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the 14C found in a living tree,
estimate the age of sample, estimate the age of sample, estimate the age of sample। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है ना, रिलेटेड टू हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो आइए हम लोग इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। आप देखिए क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ 14C इज 5730 ईयर्स, यानी टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, हाफ लाइफ दे रखा है। एन आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द 14C फाउंड इन ए लिविंग ट्री, ठीक है ना। जब रेडियो एक्टिव से डीके से देखा गया तो 14C कार्बन की जब एस्टिमेट सैंपल कैलकुलेट की गई, ठीक है, 14C कार्बन की एस्टिमेट सैंपल जब कैलकुलेट की गई तो 14C कार्बन की एस्टिमेट सैंपल कैलकुलेट करने पर पता लगा, क्या पता लगा हमें, कि जो आपका एज ऑफ द सैंपल है, जो आपका एज ऑफ द सैंपल है वो कितना है, 80% ही बचा हुआ है। एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, क्या कैलकुलेट करना है हमें, एज ऑफ द सैंपल हमें कैलकुलेट करना है, यानी एज यानी टाइम की वैल्यू। और पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हाफ लाइफ दिया हुआ है, 80% डिकम्पोजिशन पर टाइम पूछ रहा है वो, हाफ लाइफ दिया हुआ है 80% डिकम्पोजिशन पर वो टाइम पूछ रहा है। तो आप देख लेते हैं, यहाँ पास टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 5730 ईयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो टी हाफ की अगर वैल्यू दे रखी है तो हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू कितना बेटा, 0.693 अपॉन क्या चीज, टी हाफ, सही है। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पास के की वैल्यू आप टी हाफ की वैल्यू रखो कितना है, 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू 5730 ईयर्स है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 0.693 अपॉन 5730 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.21 इंटू 10 की पावर -4, क्या 1.21 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, ईयर इनवर्स, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद के की वैल्यू आ गई। अब उसने कितने पर पूछा, उसने 80% डिकम्पोजिशन पर पूछा। इसका मतलब फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल का कितना है, 80%, कितना है 80%, यानी 80/100। दिस इज इक्वल टू R इक्वल टू कितना 0.8 R0। कोई दिक्कत, सही है ना। आप वैल्यूज रख देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोगों ने इक्वेशन देखा है, T इज इक्वल टू, यहाँ T इज इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, T इज इक्वल टू क्या चीज़ 2.303 log R0 अपॉन R अपॉन क्या जिसकी और वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पास T इज इक्वल टू 2.303 log R0 की जगह R0 हो जाएगा, R की जगह 0.8 R0, ठीक है। ये देखो R0 से R0 कैंसिल, पॉइंट हटाओगे 10/8 आ जाएगा। 10/8 को log में पुट करके सॉल्व करोगे और K की वैल्यू तुम्हारी आई है कितनी, 1.21 इंटू 10 की पावर -4 ईयर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से T की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, 1845 ईयर्स, कितना बेटा 1845 ईयर्स, यानी 80% आर्टिफैक्ट पर एज ऑफ द सैंपल कितना था, एज ऑफ द सैंपल था 1845 ईयर, यानी जिस सैंपल को हमने लिया था उसकी एज, मतलब उसका एज कितना था 1845 ईयर्स था, यानी 1845 ईयर्स पहले उसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से न्यूमेरिकल ही देखेंगे, ठीक है ना। हाफ लाइफ से रिएक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो हमें देखने हैं, ठीक है। अभी के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।